जय हिंद। आज की हमारी जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं उद्योग क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के प्रोत्साहन हेतु एक 2023 की नीति आई है। 1 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट FDI जो होता है उसकी फॉर्च्यून 50 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति प्रदान की है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति किस राज्य में आई है, तो उत्तर प्रदेश में आई है। ठीक, 31 अक्टूबर 2023 को इसकी जो है प्रस्तुति की क्या कर दी गई, मंत्रिपरिषद द्वारा सूचना दे दी गई कि हमने फॉर्च्यून कंपनियों के निवेश के प्रोत्साहन की नीति को क्या कर दिया है, जो है यहाँ लागू करने के लिए उसको मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि FDI फॉर्च्यून कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति के तहत विदेशी और जो निवेश है फॉर्च्यून कंपनियों के कुछ विशिष्ट जो है सुविधाएं, रियायतें, वित्तीय प्रोत्साहन प्रस्तावित करती है। भाई अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे यहाँ पर आएगा, कोई निवेश करेगा, तो उसको निवेश करने के लिए कोई कारण तो हो, तभी तो मिलेगा। तो उसको क्या होती हैं, कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, रियायत दी जाती है, वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं, तभी तो ये कंपनियां यहाँ आती हैं। ठीक, इसके बाद जो है उनको क्या किया जाएगा कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के वर्तमान के आवंटन की दरों में रियायत करते हुए क्या कर दिया जाएगा, भूमि आवंटन की जाएगी। भूमि जो है उनको सस्ती दी जाती है। ठीक है, पात्र परियोजनाओं की भूमि को लागत को छोड़कर पात्र पूंजी निवेश की दरों पर सब्सिडी 100 करोड़ रुपए है और ये 7 समान वार्षिक किस्तों में प्रदान की जाएगी। मतलब 7 किस्तों में उनको 100 करोड़ रुपए की क्या दी जाएगी, पूंजी दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में पूंजी निवेश का 25% होगा। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर जो मध्यांचल और जो होगा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर जो मध्यांचल में पात्र होंगे उनको जो है 30% होगी। ठीक है, बुंदेलखंड में 35% होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 में परिभाषित सकल क्षमता उपयोग गुणक जो GCM है, बूस्टर इस नीति के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। इसके बाद क्या होगा कि इस प्रोत्साहन के अंदर जो देखा जाएगा तो 10 सालों की अवधि के लिए पात्र पूंजी की जो है निवेश प्रतिशतता कितनी सीमा % होने वाली है, 10% होने वाली है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की जो GDP है उसको कितना करने का लक्ष्य दिया गया है, तो आंसर आ जाएगा कितना, $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य दिया गया है। तो यहाँ तक हो गया आपका। अब ये ध्यान रखना कि 2017 में जो उत्तर प्रदेश है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें नंबर पर था और आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पर है। और GDP उत्तर प्रदेश देश के 5वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान में जो है वो कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो इसका मतलब निवेश से कहीं ना कहीं जो यूपी है उसकी GDP तो बढ़ ही रही है। पिछले 5 वर्षों में 3.14 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। सरकार की लगभग 41 योजनाओं के क्रियान्वयन ने उत्तर प्रदेश में जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं भारत में, 41 योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है जिसको FDI कहते हैं, उसको आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर रहा है। ठीक, इसके अलावा आप अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि लॉजिस्टिक इज जो है विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक इज लॉर्ड्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, इन्होंने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक इज लीड्स रिपोर्ट जारी की है और उसमें ये परिकल्पना दी है कि 2018 में जो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के तर्ज पर इन्होंने जो है ये क्या किया है, जारी किया है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के तर्ज पर इसको जारी किया है। लीड्स का 5वां संस्करण 2023 के द्वारा आया है और इसमें जो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार की बात इसमें की जा रही है। इसके अलावा ये भी बात ध्यान रखेंगे कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ऑपरेटिंग और नियामक पर्यावरण में राज्यों के प्रदर्शन में सकारात्मक जो है ये क्या करती है, बदलाव। ये PCS के लायक ये वाला एक टर्म है।
कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ऑपरेटिंग और नियामक पर्यावरण राज्यों के प्रदर्शन में सकारात्मक बदलाव देती है या नहीं देती है, तो उसमें वो कथन और निष्कर्ष पे पूछ सकता है। तो आप कहोगे कि ये क्या है, इसमें सकारात्मक बदलाव देती है। ठीक। लीड्स 2023 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्रेडिंग की अगर बात करेंगे तो लैंडलॉक ग्रुप की अगर बात करेंगे तो इसमें हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ऐसे हैं जो लैंडलॉक ग्रुप में टॉप पर है, और तेजी से आगे बढ़ने वालों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। इसके अलावा जो एस्पेयर्स हैं, जो पिछड़े हैं, आकांक्षी कह सकते हैं, तो उसमें बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल और झारखंड हैं जो थोड़े से पिछड़े हुए हैं। जो कोस्टल ग्रुप की अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं, और तेज़ी से जो आगे बढ़े हैं वो केरल और महाराष्ट्र बढ़े हैं, और इनमें भी जो पिछड़े रह गए हैं वो गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल रह गए हैं। यूटीएस की अगर बात करेंगे तो चंडीगढ़ और दिल्ली जो है वो अच्छी खासी मात्रा में जो है लक्ष्य प्राप्त करने वाले हैं, और दमन दीव और दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप, जो कश्मीर और लद्दाख जो है वो आकांक्षी है। तो इसको लीड्स में ध्यान रखना है। तो लीड्स में आपको एक क्वेश्चन यही ध्यान रखना पड़ेगा कि लीड्स में जो लैंडलॉक स्टेट हैं तो उन लैंडलॉक स्टेट में कौन कौन से हैं, जो है आपका जो है हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये पहले नंबर पर है। ठीक है, और इनमें भी अगर उत्तर प्रदेश का क्रम देखा जाएगा तो वो चौथा नंबर है। इसके अलावा रिट्स लिमिटेड ने IRCON को क्या कर दिया है, नवरत्न का दर्जा दे दिया है। किसका दर्जा दे दिया है, नवरत्न। अगर बात करेंगे तो नवरत्न से तुम्हें 2-3 चीज़ याद होनी चाहिए कि नवरत्न कंपनियां होती कौन सी हैं, नवरत्न वर्तमान में कितनी हैं। ये 12 अक्टूबर 2023 को लोक उद्यम विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा इरकॉन इंटरनेशनल, जो इरकॉन है IRCON जो है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, राइट्स लिमिटेड को क्या कर दिया गया है, इनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। देखो 2 कंपनियां हैं, एक है राइट्स, एक है इरकॉन, रेलवे के उपक्रम है, ध्यान रखना। दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद भारत में लगभग जो इनकी संख्या है वो कितनी हो गई है, 16 हो गई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स लिमिटेड दोनों रेल के अंतर्गत ही आते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। इरकॉन जो है इंटरनेशनल लिमिटेड का निगम मूल रूप से भारतीय रेलवे की जो निर्माण कंपनी है उसमें आएगा। ये क्या करती है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से जो है ये बनी थी। 28 अप्रैल 1976 को इसका जो है अधिग्रहण किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की एक अग्रणी टर्नकी निर्माण कंपनी है जो कार्य निष्पादन की दृष्टि से गुणवत्ता, प्रतिबद्धता और निरंतरता के लिए क्या है, विख्यात है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। और केंद्रीय रेल मंत्रालय के अंतर्गत राइट्स लिमिटेड को 26 अप्रैल 1974 को क्या किया गया था, हमारे जो है रेलवे उपक्रम में शामिल किया गया था। ठीक। और राइट्स लिमिटेड को 50 वर्ष जो है हो चुके हैं, और 50वें वर्ष में अब जो है महारत्न का जो है इसको दर्जा मिला है नवरत्न का। नवरत्न कंपनियों में सबसे पहले BEL है, इसके अलावा आपका कॉनकोर है, इसके अलावा आपका इंजीनियर्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोटॉनिक्स लिमिटेड है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, NBCC है, और NLC है, NMDC है, भारतीय नौवहन लिमिटेड है, रेलवे निगम लिमिटेड हो गई आपकी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड हो गई, ONGC हो गई, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड हो गई, और 2 ये हो गई इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड। ये बढ़ी है, इससे पहले 14 थी, अब 10 जो है 16 हो गई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति भारतीय संविधान के आर्टिकल 162 के तहत कार्यपालिका को शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 4 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 को प्रख्यापित की गई। इस नीति की अवधि 5 वर्षों के लिए है, जो 8 जून 2023 से अगले 5 वर्षों तक प्रभावित रहेगी। दोबारा बता रहा हूं कि 4 अगस्त 2023 को ये अधिसूचना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति को प्रख्यापित किया गया है, और 8 जून 2023 से अगले 5 वर्षों तक ये प्रभावी रहेगी। और उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 के
प्रख्यापन हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो है फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति जो है 2018 को प्रख्यापित की गई थी और 2023 को ये समाप्त हो गई थी। अब जो है अगले 5 साल के लिए दोबारा से इसको बनाया गया है। इसके अलावा वर्तमान में फार्मास्यूटिकल उद्योग का जो मूल्य अगर देखेंगे तो वो 41.7 बिलियन US डॉलर है। बहुत बड़ा एक अमाउंट है ये। और आने वाले जो 2021 में 42 बिलियन US डॉलर था और 2024 तक ये 65 बिलियन US डॉलर हो जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ा एक वैल्यू है ये, 65 बिलियन US डॉलर हो जाएगा। और भारतीय फार्मास्यूटिकल बाजार के आधार पर फार्मास्यूटिकल उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर, मूल्य के संदर्भ में 14वें स्थान पर आ जाएगा। विश्व में तीसरे स्थान पर और जो है मूल्य के संदर्भ में 14वें स्थान पर आ जाएगा। भारत विश्व में चिकित्सा सामग्री का 12वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ये बात ध्यान रखना, भारत विश्व में चिकित्सा सामग्री का 12वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और शीर्ष जो 20 जो कंट्री हैं चिकित्सा उपकरण के बाज़ारों में से भारत जो है एक है। और एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार अगर कहीं है तो वो कहाँ पर है? भारत में है। कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो है भारत में। क्लियर है? भारत ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजनाओं हेतु सीधे 100% तक की, ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजनाओं हेतु 74% FDI की पेशकश करता है। इसीलिए तो भारत में ज़्यादातर क्या हो रहा है कि भारत में FDI के मामले में जो ये कंडीशन है कि दूसरे देश की कंपनियां यहाँ अपने पैर जमा लेती है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? FDI का है, क्योंकि ये FDI कितने % है? 74% है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति कब से कब तक प्रभावी रहेगी? तो 2023 से अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगी। भारत विश्व में चिकित्सा सामग्री का सबसे बड़ा निर्यातक है। कौन से नंबर पर आता है? तो 12वें नंबर पर आता है। विश्व की जेनरिक दवाओं का 20% निर्यात कौन करता है? तो वो भारत करता है। और सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाइयों का आपूर्तिकर्ता कौन सा देश है? भारत है। ठीक है। फार्मास्यूटिकल बाजार में भारत का फार्मास्यूटिकल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अगला एक और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स एंड ग्लास 2023, तो इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स एंड ग्लास 2023 की अगर बात करेंगे तो इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स एंड ग्लास 2023 जारी किया गया है। इसमें भारत में विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या कितनी रही है? तो इसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या रही है 6.19 मिलियन। 2021 में ये आंकड़ा जो है केवल 1.52 था। खैर इसमें कोविड का भी बहुत बड़ा रोल रहा था कि 21 के आसपास कोविड चल रहा था और अब जो है कोविड का कोई नाम निशान नहीं है, तो इसलिए भी थोड़ा सा ये संख्या बढ़ी है और 21 में ये घट गई थी। राज्य में अब और क्या है, आगे क्वेश्चन देखेंगे तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आंकड़ा है इतना रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और क्या हो सकता है कि अगला क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023, ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 जो है आया है। अब इसमें भारत ने 2022 में अपनी रैंकिंग 19वीं में 2 पायदानों की गिरावट दर्ज करते हुए 21वीं रैंक हासिल की है। कौन सी रैंक हासिल की है? 21वीं रैंक हासिल की है। और वैश्विक स्टार्टअप स्थिति सूचकांक की अगर बात करेंगे तो वैश्विक देश में अगर देखा जाएगा तो पहले नंबर पर आपका कौन है? USA है। दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए कौन है? UK है। तीसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए तो इजराइल है। ठीक है। और वैश्विक रैंकिंग के शहर के मामले में अगर देखा जाए तो सैन फ्रांसिस्को है, दूसरे में न्यूयॉर्क है और तीसरे में आपका लंदन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने लायक है। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे कि वैश्विक स्टार्टअप परिस्थितिकी सूचकांक 2023, ठीक है, 2023 की बात करेंगे। इसमें क्या होगा कि सैन फ्रांसिस्को जो है USA का, न्यूयॉर्क USA का और लंदन UK का, जो शीर्ष 5 शहर ये वाले हैं, इसमें ध्यान रखना। कनाडा, स्वीडन और बोस्टन ये वाले मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा सूचकांक में विश्व के 1000 शहरों में भारत के केवल 38 शहर हैं। भारत के केवल कितने शहर हैं? 38 शहर हैं। और इसमें बेंगलोर को 8वां स्थान मिला है और नई दिल्ली को कौन सा स्टार्टअप के मामले में 13वां स्थान मिला है।
तो शीर्ष 20 में 2 शहर शामिल है भारत के, बेंगलुरु और दिल्ली। इसके बाद इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होना भी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से कई जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें क्वेश्चन बने हैं। तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 10-12 फरवरी के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आई थी और इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, मतलब इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है उद्घाटन किया, दोनों ने मिलकर। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के दौरान ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी का प्रारंभ किया था। ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन का जब उद्घाटन किया तो इसके उद्घाटन में क्या क्या किया? उन्होंने किया ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी 2.0 का शुभारंभ, ठीक है। और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश सरकार का एक शीर्ष निवेश सम्मेलन है। ये हर साल जारी करते हैं और यूपी में निवेश करवाते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश का एक शीर्ष सम्मेलन है, ठीक। इसके अलावा यूपी GIS एक ऐसी पहल है जो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। जो यूपी ग्लोबल ट्रेड शो है, ठीक है, यूपी ग्लोबल ट्रेड शो इन्वेस्ट यूपी है, तो ये प्रधानमंत्री का जो एक दृष्टिकोण है कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, तो उसका एक जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है उनकी सोच के लिए। ये अगले 5 सालों में यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है कि यूपी अपने आप में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए। इसके अलावा जो एस्पिरेशनल टारगेट हैं, आकांक्षी लक्ष्य हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के 19,000 से अधिक MOU के माध्यम से लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। मतलब एक भारी भरकम निवेश जो है यूपी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। 19,000 से अधिक समझौते हुए हैं और 33.50 लाख करोड़ रुपए यूपी को निवेश प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा निवेश प्रस्तावों के क्षेत्रवार विभाजन से ज्ञात करें तो राजधानी से छठे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल को कुल 45% प्राप्त हुआ है। पश्चिमांचल को इसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होने की संभावना नहीं थी, बट इसमें जो है 45% प्राप्त हुआ है। पूर्वांचल इस मामले में दूसरे नंबर पर रहा और पूर्वांचल में 29% जो है प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश का मध्यांचल बुंदेलखंड में कुल निवेश प्रस्ताव 13% जो है रहा। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ है, लगभग 4.7%, 1.35 लाख करोड़ रुपए झांसी को प्राप्त हुआ है, वो भी एक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है और इसमें और कोई खास बात नहीं है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है और अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम के बाद फिर हम पढ़ेंगे वैश्विक सूचकांक।